डॉक्टर प्रशांत देव मिश्रा। DLED 4th सेम के बच्चों के लिए मातृभाषा की हिंदी का आज पाठ नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा। पाठ का नाम है अन्य भाषा का शिक्षण। ये आपको क्या है, सभी बालकों को यह बात मालूम है कि हिंदी जो है वह हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और यहाँ पर कई सारे प्रदेशों में, प्रांतों में, गांवों में, देहातों में भी हिंदी ही बोली जाती है या वार्तालाप का जो माध्यम है वह हिंदी ही है। परंतु भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर क्या है कि हिंदी के साथ साथ और भी कई दूसरी भाषाएं हैं जो कि हमको देखने को, सुनने को मिलती हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ के बालकों की भी, छात्रों की भी मातृभाषाएं भिन्न भिन्न हैं। जैसे हम आपको पिछली भी कई सारी वीडियो में ये बातें बता चुके हैं कि यहाँ पर क्या है कि भारत में पंजाबी आपके, आसामी, मराठी आपकी, तमिल आपकी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, बंगाली, आसामी, कई सारी भाषी जो बालकों को राष्ट्रभाषा के साथ राजभाषा का भी अध्ययन करना परम आवश्यक है। और ये छात्र मातृभाषा हिंदी को दूसरी भाषाओं के रूप में इनको देखते हैं या इनको पढ़ते हैं। अब क्या है कि टॉपिक हमारा होता है चालू मातृभाषा और दूसरी भाषाओं का शिक्षण में। बालक जो है वह अपने ही होम पर, अपने ही जो उसका मकान होता है, फैमिली होती है, परिवार होता है, और वहाँ पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मातृभाषा के प्रयोग को करता है। मतलब अगर वह अपनी फैमिली में है तो वह पानी के लिए, खाने के लिए, दूध के लिए, चाय के लिए वह मातृभाषा में ही अपनी माँ को ये बात बोलेगा, है ना। तो वह घर में मातृभाषा के वाक्यों को सुनता है और फिर यह भी सीखने की कोशिश करता है कि यह वाक्य जो मातृभाषा में कहा गया है यह क्यों कहा गया है, और फिर उसको सीख करके, जान करके, महसूस करके फिर वह उसे बोलना भी प्रारंभ कर देता है। अच्छा, और जब वह बालक इन सब बातों को आदतों के रूप में जब वह प्रयोग करने लगता है तो सबसे पहले तो वह आपकी साउंड की जानकारी प्राप्त करता है, आवाज़ की। ये जो आवाज़ का जो विज्ञान है यह क्या है ना। और फिर उसके बाद वह आपके वर्ण जानता है, आपके अक्षर क्या होते हैं, फिर वह आपके शब्दों को जानता है, फिर वह आपके संपूर्ण हिंदी का जो व्याकरण होता है वह जानता है, फिर क्या वह कहना चाहते हैं, अर्थ उनका क्या है, तो वह यह भी कोशिश करता है। और फिर वह धीरे धीरे अपनी सारी बातों को फिर वह अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर देता है। और जब वह यह वाला जो भाषा का जो कौशल है, जब वह इस भाषा के कौशल को सीख जाता है तब औपचारिक रूप से बालक को सीखने के लिए
विशेष प्रयास करना पड़ता है। और दूसरी भाषाओं के सीखने का प्रारंभ तब वह करता है जब वह स्वयं की मातृभाषा पर संपूर्ण साधिकार प्रस्तुत कर देता है, या वह यह दिखा देता है कि अब वह अपनी मातृभाषा को ढंग से समझने लग गया है। मातृभाषा को ढंग से सीख जाने का प्रभाव दूसरी भाषाओं पर भी पड़ता है। स्टर्न एक विद्वान हुआ है, स्टर्न वह यह कहते हैं कि दूसरी भाषा को सीखने में मातृभाषा का जो प्रभाव है वह बहुत ही आवश्यक है, और यह वाले प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती है और ना ही की जानी चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पाश्चात्य विद्वान आपके स्टर्न साहब ये कह रहे हैं कि मातृभाषा को जानने के लिए, सीखने के लिए हमको, या सबसे पहले तो हम मातृभाषा को ही सीखें, फिर किसी दूसरी भाषा को सीखने के लिए हमको मातृभाषा के प्रभाव की बहुत गहनतम आवश्यकता पड़ती है। ये आपकी एक परिभाषा थी स्टर्न साहब की, आप इसको विचार करें और ये वाली परिभाषा को देखें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। वह कहते हैं कि अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करके हम कोई अन्य भाषा नहीं सीख पाएंगे, और न ही हमको अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करनी चाहिए। यही विषय में आपके एक पाश्चात्य विद्वानों के तो हैं ही अपने मत, एक भारतीय विद्वान आपके डॉक्टर तेज नारायण लाल साहब ये कहते हैं कि किसी भाषा को सीखने में जितनी बाधक अपनी जानी हुई मातृभाषा होती है, जानी पहचानी आदतें होती हैं, उतनी दूसरी कोई भी आदत नहीं होती है। मतलब वह कहते हैं कि अगर हम कोई दूसरी भाषा सीख रहे हैं तो हम क्या करने लगेंगे कि उस दूसरी भाषा को सीखते हुए हम अपनी मातृभाषा को ही बाधक मानने लगेंगे। और बाधक कैसे मान लेंगे? हम उस दूसरी भाषा में, अन्य भाषा में और अपनी मातृभाषा के बीच में एक कंपैरिजन चालू कर देंगे। तो ये सब क्या होता है कि मातृभाषा से ही सारी हमारी जानी पहचानी हैबिट्स होती हैं और दूसरी कोई हैबिट हमारी नहीं होती। ये आपका था कहने वाला कौन? डॉक्टर तेज नारायण साहब। फिर कहते हैं कि हमारे हिंदी सीखने वाले छात्रों को स्वाभाविक रूप से यह देखना पड़ता है कि वे हिंदी भाषा की साउंड को, ध्वनियों को, शब्दों को, वाक्यों को, अर्थों से अपनी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सामी, बंगाली, मराठी, गुजराती आदि ध्वनियों, शब्दों और अर्थों की वो कंपेयर करना चाहते हैं और बिल्कुल उनके जैसे ही फिर वो शब्द और उनका रूप भी ढूंढने लगते हैं। परंतु यह एक भाषा का वैज्ञानिक प्रकार ही है और भिन्न भिन्न भाषा की ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों में परस्पर समानता नहीं हुआ करती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जितनी भाषाएं हम देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सीखते जाएंगे, वह सभी भाषाएं धीरे धीरे हम उनमें अपनी भाषाओं को भी देखना प्रारंभ कर देंगे। और हिंदी बोलने वाले अंग्रेजी के गुड शब्दों को सीखते समय निश्चित रूप से क्या करते हैं कि अच्छा बोलने की बजाय वह बात बात पर GOOD गुड कहने लगते हैं। वह क्या करते हैं कि वह अच्छे के समान ही GOOD गुड को मानने लगते हैं। लेकिन कहीं कहीं यह प्रयोग भी भिन्न भिन्न बातों को प्रदर्शित करता है। अंग्रेजी में आश्चर्य के समय गुड गॉड कहा जाता है। उसे जैसे मतलब कोई बात हम कह रहे हैं तो उसको कहें गुड गॉड, लेकिन हम इसको आश्चर्य प्रकट करने के लिए कह रहे हैं
न कि हम इसको बेहतर भगवान के लिए प्रयोग करें। तो क्या है, हिंदी में उड़ एक शब्द उड़, चल उड़ जा रे पंछी, है ना। तो यह एक शब्द है जिसका समानार्थी शब्द ढूंढकर निकालना जरा टेढ़ी कील है। जैसे सर के बाल उड़ गए, प्राण उड़ गए और आपके होश भी उड़ गए। तोता आपका उड़ गया, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब बातें हैं। और मेष को भी बंदूक की पिस्टल, बंदूक की कारतूस से उड़ा दिया गया, या फिर आपकी उड़ती हुई हमको ये बात मालूम पड़ी। यहाँ पर क्या उड़ जो शब्द है वह भिन्न भिन्न प्रकारों में भिन्न भिन्न प्रकार से नए नए हमें प्रयोग किया जा रहा है। परंतु हम अगर अंग्रेजी की बात करें तो वहाँ पर FLY फ्लाई, RUNAWAY रन अवे और AXPOD ये 3 शब्द हैं जो कि आपके उड़ने के लिए बनाए गए हैं, है ना, या के आसपास समझे गए हैं। परंतु हम इन तीनों को उड़ शब्द के मुकाबले नहीं समझ सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात है कि हम क्या हैं कि हिंदी के आपके शब्दों को अपनी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, तमिल हृदय के वजन में उसको समझ पाना बहुत ही वहम भरा काम है या बहुत ही जोखिम भरा काम है। मैं यह बात को मानता हूँ, मेरा विचार यह है कि मातृभाषा हिंदी को सीखने के लिए हिंदी का ही आधार लेना चाहिए, या अगर हम बेस लें तो हिंदी का ही लें। और हिंदी के वातावरण को ही हमें नए छोर से प्रारंभ करना है और बार बार हिंदी के वाक्यों को ही बोलना है। पुराया हिंदी भाषी प्रदेशों के जो बालक हैं, जो विद्यार्थी हैं, वह यह प्रश्न पूछ बैठते हैं कि बेटा का बहुवचन बेटे हो जाता है, परंतु पिता का बहुवचन पितों क्यों नहीं हो जाता है। कि पिता का बहुवचन पितों क्यों नहीं हो जाता है, या फिर जो आपकी नाक है वह स्त्रीलिंग है, जो कान है वह पुल्लिंग है, और एक शब्द आपका हेड़ा, वह शब्द आपका नपुंसकलिंग क्यों है, तो उसे हिंदी में पुल्लिंग क्यों बोला जाता है। आ भूतकाल में या बनता है तो जा भी जाया क्यों नहीं बनता है। नीला फर्श और लाल फर्श, है ना, ये कुछ उदाहरण हैं कि जिनको बारीकी से हम समझकर ही मातृभाषा के महत्व को समझ पाएंगे। और जब तक हम ये नहीं सीख पाते तब तक हम मातृभाषा के सहारे, अपनी मातृभाषा के सहारे हिंदी को सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आज हम ये आपको एक परिचय के तौर पर दूसरी भाषाओं के ज्ञान के बारे में बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की आपको बात बताएंगे। और अब तक आप
4th सेम वाले बच्चे जो हैं वो अपनी परीक्षा पर ध्यान दें। और 5वां पार्ट आपका हिंदी का हो चुका है प्रारंभ आपका, तो आप इनको भी जानते जाएं, सीखते जाएं, देखते जाएं और अपना कार्य भी करते जाएं। तो मैं प्रशांत कुमार आज आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत जल्दी आपको दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे, जहाँ हम आपको बताएंगे कि और अन्य भाषाओं को सीखने के लिए मातृभाषा का कैसे प्रयोग किया जाता है। बहुत बहुत आपका बच्चों धन्यवाद और आपका आभार।